हेलो एंड वेलकम टू फ्लैशबैक। और जैसा आपको मालूम है, फ्लैशबैक में मैं आपको सुनवाता हूँ मेरे पुराने इंटरव्यूज़। और आज यानी 18 अक्टूबर को जाने माने फिल्म कलाकार, बहुत ही ज़बरदस्त थेस्पियन एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्टर ओम पुरी की बर्थडे है 18 अक्टूबर को। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनका काम, खासकर जाने भी दो यारों और अर्ध सत्य जैसी फिल्मों और अगिनत फिल्में हैं उनकी, हमको हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। हमेशा हमारे मन में उनके लिए एज एन एक्टर एक आदर और सम्मान का भाव रहेगा। तो सुनिए ओम पुरी के साथ मेरी ये बातचीत जो मैंने बीबीसी के लिए इंटरव्यू किया था उनका, और प्रस्तुत है आपके सामने द लेजेंडरी एक्टर ओम पुरी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और इस हफ्ते हमारे गेस्ट हैं एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत, एक ऐसे एक्टर जो हैं बड़े अनकन्वेंशनल लुकिंग, लेकिन जो हैं टैलेंट के जबरदस्त धनी। जी हाँ, वेरी टैलेंटेड, और जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त नाम कमाया है अपने काम के बल पर और कुछ अपनी आवाज के बल पर भी। और इस शख्सियत ने अब न सिर्फ अपनी एक अलग हैसियत बनाई है, बट ही इज अ वेरी बिग नेम इन हिज ओन राइट एज वेल। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे गेस्ट हैं ओम पुरी। ओम पुरी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे को ज्वाइन करने के लिए सर। धन्यवाद। वेरी ऑब्लाइज्ड। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैंने आपको इतना ये कहा कि आप माशाल्लाह ऐसे हैं, माशाल्लाह वैसे हैं, और अभी हम प्रोग्राम शुरू करें तो उससे पहले भी इस कमरे में जितने लोग हैं सब ने कहा वाह वाह ओम पुरी साहब, क्या बात है आपकी। तो एक सेंस ऑफ डेजा व्यू, या आप बिल्कुल स्ट्राइड में लेते हैं कि अब तो जितने लोग मुझसे मिले उनको ये कहना ही चाहिए मुझे कि भाई मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं बड़ा ज़बरदस्त एक्टर हूँ, प्लीज़ एडमायर अप्रिशिएट मी। नहीं, बड़ी खुशी होती है सुनकर। आपने कहा था कि आई डोंट वांट टू एम्बैरस यू। मुझे बिल्कुल एम्बैरसमेंट नहीं होती, अच्छा लगता है, और ये स्वाभाविक है। किसी की तारीफ हो और वो उसे स्वीकारे ना, तो ये तो बदतमीजी होगी। इस प्रशंसा को पाने के लिए, इस तारीफ का हकदार बनने के लिए ओम पुरी ने कितनी मेहनत करी? सर, मेहनत तो मैं कहूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है। बहुत लोग मेहनत करते हैं। हम नेशनल स्कूल ड्रामा गए 3 साल के लिए। 1 साल हमने फ्रीलांसिंग की दिल्ली में, उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया 2 साल के लिए, और 76 से मैं बॉम्बे में हूँ। 81 में मुझे आक्रोश मिली, तो अब आप देख लीजिए कितने साल हुए। तो एक तरह से ये क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। हाँ, लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जब हम पहुँचे थे वहाँ तो एनएसडी की कोई पहचान नहीं थी। एनएसडी को कोई नहीं जानता था बॉम्बे में। तो अगर हम कहते थे कि हम नेशनल स्कूल ड्रामा से हैं तो लोगों को लगता था कि अच्छा आप नाटक वाटक करते थे वहाँ, तो इस तरह का रिएक्शन होता था। लेकिन आज मेरा ख्याल है कुछ 150 एक्टर्स होंगे जो नेशनल स्कूल ड्रामा से हैं, और उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उन्हें सराहा जाता है, वो अच्छे अच्छे रोल कर रहे हैं और बहुत जल्द अपनी जगह बना पाते हैं। ये दिमाग में कब और कैसे आया कि यार एक्टर बनेंगे? ये दरअसल स्कूल में जब हम थे, हमने 2 छोटे छोटे नाटक किए थे, और तब मैं फ़ौज में भर्ती होना चाहता था। लेकिन बाद में जब कॉलेज पहुँचे तो कॉलेज में थोड़े सीरियस हो गए। कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी का मैं हिस्सा था, और मेरी प्रशंसा हुई जो प्लेस किए, और यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल था, उसमें मैं भाग ले रहा था। तो जो जज थे वहाँ, हरपाल टिवाना और उनकी पत्नी नीना टिवाना, वो दोनों नेशनल स्कूल ड्रामा से थे। तो उन्होंने मुझे पहचाना और मुझे कहा कि आप हमारा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पंजाब कला मंच। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ज़रूर करना चाहूँगा। और मैं इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, दिन में नौकरी करता था। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ नौकरी करते हो? मैंने कहा जी कॉलेज में ही करता हूँ, लैब असिस्टेंट हूँ। कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा जी 125 रुपये। बोले हम 150 देंगे तुमको, तुम हमारे थिएटर को ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा चलो, एक्टिंग भी करने को मिलेगी और नौकरी भी मिल रही है। तो मैंने उनको ज्वाइन किया। पहला प्ले मेरा था स्टिनबर्ग का द फादर। उनके ग्रुप के साथ में पंजाब में भी घूमा। हम लोग बेंगलोर गए प्ले लेके, बॉम्बे गए, पूना गए। तो इस तरह से कुछ 2.5 साल में उनके साथ जुड़ा रहा। फिर उनसे मुझे नेशनल स्कूल ड्रामा के बारे में पता चला, और मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा में अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गया। 81 में आक्रोश मिली आपको जी, और उसके शायद 1 साल बाद अर्ध सत्य थी। जी 2 साल बाद। 2 साल बाद अर्ध सत्य थी। दोनों बहुत ही मेरे ख्याल से अभी भी पाथ ब्रेकिंग सिनेमा की कैटेगरी में आएंगी, और उस समय तो बिल्कुल ही ऐसा लगा था कि यार ये अजीब सा वेरी अनलाइक अ हीरो कैरेक्टर, जो कहीं से भी खूबसूरत की ट्रेडिशनल श्रेणी में नहीं आता, ये इसको 2.5 घंटे तक कैसे तो झेलेंगे। बट इतनी ज़बरदस्त पावरफुल एक्टिंग और इतने पावरफुल रोल। हालांकि एंटी हीरो या एंग्री यंग मैन का सिलसिला शुरू हो चुका था, बट स्टिल इट वाज वेरी डिफरेंट। कैसे हुआ था वो सब?
देखिए हुजूर, ऐसा तो बच्चन साहब के बारे में भी कहा जाता था शुरू में कि लंबे हैं, और एक जो परिभाषा है चॉकलेट फेस की, उतने चॉकलेट वाले नहीं हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं तो बहुत ब्लंट आदमी हूँ, आप तो उसके मुकाबले बहुत कम चॉकलेट फेस के। नहीं, वो सही बात है, लेकिन ऐसा बहुत लोगों के बारे में कहा गया है। शेख मुख्तार का नाम आपने पता नहीं सुना कि नहीं, उनके चेहरे पे भी चेचक के दाग थे, और वो बी ग्रेड फिल्मों में होते थे लेकिन हीरो होते थे, और मैं उनका फ़ैन भी रहा हूँ। उस समय आपका रोल मॉडल कौन था कि इस तरह का रोल मैं करूँगा तो ऐसे करूँगा? क्योंकि एक कुछ यार्ड स्टिक्स इस्टेब्लिश हो गई थी अलग अलग सिनेमा की, लेकिन आपने किसी को फॉलो नहीं कर रहे थे। नेशनल स्कूल ड्रामा जाने के बाद ये सब जो चीज़ें हैं कि फ़लाँ की नकल करना, या उससे आप मुतासिर होते हैं किसी की परफॉर्मेंस देखकर। जैसे हम बचपन में दिलीप कुमार जी के भक्त थे, बलराज साहनी के भक्त थे, मोतीलाल के भक्त थे, वहीदा जी के भक्त थे, लेकिन नेशनल स्कूल ड्रामा जाने के बाद ये नहीं कि हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हुए, हम उनसे इन्फ्लुएंस हुए ज़रूर, लेकिन हमने वहाँ ये सीखा कि आपको खुद अपनी जगह बनानी है और किसी को नकल नहीं करना है। आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है उन दोनों फिल्मों में से, आक्रोश और अर्ध सत्य में से? अर्ध सत्य मैं इसलिए चुनूंगा कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँची बनिस्बत आक्रोश के, तो अर्ध सत्य ऑटोमेटिकली फेवरेट हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक ही नहीं बल्कि वर्किंग क्लास तक भी पहुंची। और एक और जो और उसने ये जो है वहम जो लोगों का था वो तोड़ा कि बिना गाने बजाने के फिल्म जो है वो वर्किंग क्लास सराहती नहीं, उसे झूठ साबित कर दिया उस फिल्म। और एक जो बात कई लोग कहते हैं ओमपुरी के मुतल्लिक कि इतना फाइन काइंड ऑफ दोनों, मैं तो इस फ़र्क को इतना ज़्यादा मानता नहीं हूँ, हालांकि है भी एक लेवल पे आर्ट, सो कॉल्ड आर्ट फिल्म एंड सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म, लेकिन दोनों जगह मतलब बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ सिनेमा को इतनी इजीली कैसे स्ट्रैडल किया है, इतनी इजीली उसमें कैसे रमे बसे, या कहीं मन में कुछ रहता था कि यार ये मैं क्या बीच बीच में फर्जीवाड़े में उलझ जाता हूँ, या और यू रियली एंजॉयड एवरीथिंग? नहीं, नाउ आई एंजॉय एवरीथिंग, लेकिन ये जो देन है ये नेशनल स्कूल ड्रामा की देन है। दरअसल शुरू में जब मैं आया था आक्रोश वगैरह की, तब मुझे लगा कि मेरा जो इमेज है वो बहुत सीरियस है। आज तो मैं बहुत ही, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप हो गया है, लेकिन उस वक्त सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह नहीं था। तो तब क्या था? तो सीरियस शायद गुर्बत में थे, इसलिए सही बात है, कामयाबी के साथ बहुत सेंसेस डेवलप हो जाते हैं। तो मैंने जानबूझ के उसको तोड़ने के लिए इमेज को एक नाटक किया बिच्छू के नाम से, मॉलियर का द स्कॉर्पियन, उसका एडेप्टेशन, और उससे जो था एक वो इमेज मेरा टूटा और एक नया इमेज बना कि ये कॉमेडी भी अच्छी करता है। और उसको देखकर ही कुंदन शाह ने मुझे जाने भी दो यारो क्या फिल्म का रोल दिया। व्हाट अ मूवी, मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स में से है वो। पता नहीं आपकी लिस्ट में कहाँ फिगर करती है? नहीं, बिल्कुल फिगर करती है, और बहुत ही, वो भी बहुत पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, क्योंकि वो सिर्फ कॉमेडी नहीं है बल्कि सैटायर है, एक सोशल सैटायर है। जाने भी तो यारों बनाने का कोई, बनाते दौरान कोई ऐसा दिलचस्प वाकया या कोई ऐसी चीज़ जो एक्चुअली में कुछ इवॉल्विंग किस्म की लगी, या उस समय लगा कि हाँ यार ये खासा चैलेंज है और हम बना तो रहे? उसका बजट जो था वो बहुत ही चैलेंजिंग था, नालायक बजट था। 9 लाख रुपए का बजट था, और उसमें से मुझे 5,000 मिले थे। और खाना जो है वो डायरेक्टर के घर से आता था, उन्होंने एक बाई रख ली थी, और रोज़ लौकी की सब्ज़ी आती थी और मूंग की दाल आती थी दोपहर को, और शाम को आप उसे उल्टा कर लीजिए, मूंग की दाल और लौकी बनती तो दोनों वक्त थी। कभी कभार उसमें 4 दाने मटर के डाल देते थे। बहुत ही शूस्ट्रिंग बजट था, लेकिन बड़ा मज़ा आया, बहुत आनंद आया। पूरी NSD की टैलेंटेड टीम उसमें मौजूद थी, तो इट वाज रियली क्वाइट अ स्टार कास्ट ऑफ टैलेंट। आगे बढ़ें प्लीज़, अपनी पसंद का एक गाना बताएं। मनी रत्नम साहब की फिल्म का छोटी सी आशा, बड़ा सिंपल है लेकिन मुझे बड़ा प्रोफाउंड भी लगता है। यू आर ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जो इतने लोग बात करते हैं क्रॉसओवर सिनेमा की, इतने लोग बातें करते हैं कि हम यहाँ भी, आर्ट में भी, कमर्शियल में भी, विदेश में भी, हॉलीवुड में भी, बट जेन्युइनली आपने काम किया है, बाहर काम किया है, यहाँ काम किया है, क्या फ़र्क देखते हैं? और वो हुआ कैसे? पहले तो शुरुआत कैसे हुई उसकी? इसकी शुरुआत सबसे पहले तो 81 में ही ज्वेल इन द क्राउन बनी थी, एक टेलीविज़न सीरियल। इट वाज अ ब्रिटिश प्रोडक्शन। तो जेनिफर कपूर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था एक छोटे कैमियो के लिए।
तो दीपा मेहता ने मुझे अपनी, उसकी पहली फिल्म थी सैम एंड मी, तो शी कास्टेड मी इन दैट। कुलभूषण खरबंदा भी थे उसमें और जावेद जाफरी थे उसमें। तो उसके बाद फिर 90 में सिटी ऑफ जॉय आई, तो उसने बहुत सारा चेंज लाया क्योंकि उसमें मेरा पैरेलल रोल था पैट्रिक स्वेजी के साथ। उससे बातें आगे बढ़ीं, तो काफ़ी मेरी परफॉर्मेंस सराही गई थी अमेरिका में, जहाँ जहाँ रिलीज़ हुई थी फिल्म, अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। और मुझे उन्होंने, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने कहा कि आप एजेंट रखिए, तो ही विल लुक आफ्टर योर वर्क। तो मुझे उनसे मिलवाया गया। उन्होंने कहा देखिए, अब क्योंकि आपका जो चेहरा मोहरा है वो एशियन है, तो मुझे मालूम नहीं कि कितने एशियन कैरेक्टर्स आ पाएंगे, तो मैं आपसे कुछ वादा नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं है, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। जो अगर कभी कोई काम आया तो आप बताइएगा, वरना मैं सिर्फ साल में एक बार शायद आपको फ़ोन करूँ न्यू ईयर पे या क्रिसमस पे, जस्ट टू टेल यू हेलो, विदाउट इंसिनुएटिंग एनीथिंग, विदाउट रिमाइंडिंग यू कि साहब मेरा क्या हुआ। क्या तो बात। बड़ा हंसे वो, तो बोले नहीं फिर ठीक है। और जो आपकी सबसे, मेरे ख्याल से चार्ली विल्सन की वो तो बहुत- latest वो अभी। तो अभी सबसे आखिर में जो फिल्म आई है, उसके बारे में कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा Great रहा। fun? डायरेक्टर बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, माइक निकल्स। इसमें मैं जियाउल हक में बहुत बड़ा रोल नहीं है, देयर ओनली 2 सीन्स बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल सीन्स। जियाउल हक जियाउल एज इन द हक। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट। जी, पहले तो मैंने मना कर दिया था कि 2 ही सीन हैं तो रहने दीजिए। फिर माइक निकल्स का फ़ोन आया और उन्होंने कहा ओम आई नीड यू, एंड आई कुडंट रिफ्यूज़ बिकॉज ही इज़ सच अ वंडरफुल मैन एंड अ ग्रेट डायरेक्टर। और मुझे बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगा, ऑड नहीं लगा, मुझे बड़े प्यार से उन्होंने रखा, लाइक दे कीप देयर ओन स्टार्स, जैसे उनके साथ पेश आते हैं। तो मुझे कभी भी कोई किसी भी फिल्म में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन महसूस नहीं हुआ। महसूस नहीं हुआ। इतनी बात होती है अब तो कि हिंदी फिल्म और हिंदी सिनेमा, क्योंकि डायस्पोरा इतना बड़ा है, इज कॉन्करिंग द वर्ल्ड, और कई लोग कहते हैं नहीं हम ही अच्छा सिनेमा बनाते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो ज़्यादा मेथोडिकल हैं। आपका तजुर्बा क्या है कि क्या फ़र्क है दरअसल? देखिए, फ़र्क ये है कि उनके विषय हमारे से बहुत अच्छे होते हैं। मतलब अच्छी, हालांकि वो भी बुरी फिल्में बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छी फिल्मों की उनकी तादाद हमसे ज़्यादा है। हमारी अच्छी फिल्मों की तादाद बहुत कम है। अगर हम किसी भी साल में देखें, अभी हाल ही में आप देखिए तारे ज़मीन पर, इज़ अ वंडरफुल फिल्म, वेरी नाइस फिल्म, प्रोफेशनल फिल्म, वी कैन फील प्राउड अबाउट इट। एंड सेम इज़ हल्ला बोल, हल्ला बोल इज़ ऑल्सो अ गुड फिल्म। आपको चक देनी अच्छी लगी? चक दे अच्छी लगी थी, चक दे अच्छी लगी। ओमपुरी साहब, हॉलीवुड में आपका, जिसे आपने बताया यहाँ पे दिलीप साहब को कभी बहुत पसंद करते थे, वहीदा जी, हॉलीवुड में योर फेवरेट एक्टर? सर, जब हम कॉलेज में थे मैंने ज़्यादा अंग्रेज़ी फिल्में नहीं देखी थी, लेकिन एनएसडी आके हम लोग थोड़ा देखने लगे थे, तो मेरे फेवरेट एक्टर एलेक गिनेस रहे हैं, जो कि पिछली जनरेशन के हैं। पीटर टूल भी थे, लेकिन एलेक गिनेस बहुत ज़्यादा, और मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत करेक्ट लगती थी फॉर एन एक्टर। वैसे तो मार्लन ब्रांडो भी पसंद थे, लेकिन एलेक गिनेस क्यों ज़्यादा पसंद थे कि वो भिखारी भी लग सकते थे और प्रिंस भी लग सकते थे, एंड ही इज़ प्लेड दोज कैरेक्टर्स। जबकि मार्लिन ब्रांडो कहीं से भी भिखारी नहीं लग सकता, चाहे कितना जोर लगा ले वो। सही बात तो है। ये एक बॉडी जो एक्टर की होनी चाहिए वो एलेक गिनेस जैसी होनी चाहिए। जिसे आप भी कोई भी रोल में ढल सकते हैं, जी, बिकॉज जी, उस तरह की पर्सनालिटी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर उसके इम्पोज साथ करे, कि इम्पोज करे। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो किरदार पे हैवी हो जाती है, हावी हो जाती है किरदार पे। तो एक्टर की बॉडी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे म्यूजिशियन की या तो आवाज़ होगी या म्यूजिशियंस का तानपुरा होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो होगा। पेंटर है, उसके लिए पेंट हैं, जो कि उसके अंदर से बाहर हैं, वो उनके बारे में ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक्टर एक ऐसा आर्टिस्ट है जो अपने आप को खुद बजाता है, तो वो खुद ही उसका इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उसके लिए ऑब्जेक्टिव होना भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए डायरेक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इतनी बातें होती हैं जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एक्टिंग की, कि मेथड एक्टर है, ये स्पॉन्टेनियस एक्टर है, और आप अपने बारे में क्या कहेंगे? डिपेंड करता है। देखिए, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से इत्तेफाक रखते हैं, तो वो वैसे किरदार करना आसान होता है, लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी के विपरीत हो
उन किरदारों को करने में थोड़ी मुश्किल आती है और आपको ज़्यादा मेहनत करनी तो आपने कौन से ऐसे किरदार किए हैं जो आपकी पर्सनालिटी के विपरीत हों? या पहले तो बताइए आपकी पर्सनालिटी कैसी है? मैं अपने को नॉर्मल इंसान मानता हूँ चलिए, गुड बिगनिंग। थोड़ा इलैबोरेट करें। जिसमें जो कि काफ़ी सख्त हालात से गुजरा और ज़िंदगी को ग्रांटेड नहीं लिया, मेहनत की और हमेशा इस चीज़ को महसूस किया कि आप आगे बढ़ें लेकिन किसी के ऊपर पाँव रख के ऊपर न चढ़ें। ये मेरा ज़िंदगी का फ़िलॉसफी कहिए या सोच कहिए, ये रही है। सेंसिटिव हूँ, अखबार पढ़ता हूँ तो भी महसूस करता हूँ और उसको वो शायद ज़रूरी भी है मेरे लिए क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और वो चीज़ें मदद करती हैं कि आप किसी दूसरे का दुख महसूस करें, तभी आप किरदारों के साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह की शख्सियत का कुछ खामियाजा भुगता है आपने? क्योंकि लोग कहते हैं काफ़ी कट थ्रोट बिजनेस है फिल्मी दुनिया। अगर आप सेंसिटिव हैं और ये सोचते हैं कि दूसरों पे पाँव रख के आगे नहीं बढ़ूं तो ज़रूर कुछ लोग आप पे पाँव रख के आगे बढ़े होंगे। पाँव रख के तो नहीं गया और जाएगा भी कैसे। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई एक किरदार जो आप करना चाहते हैं वो किसी दूसरे अभिनेता के पास चला गया, जो कि स्वाभाविक है। जैसे नसीर ने एक फिल्म थी शायद, उस फिल्म का नाम था शोध, तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था फिल्म को। वो फिल्म नसीर ने मना की तो वो फिल्म मेरे पास आई और वो पहला मेरा मेन किरदार था जो मैंने किया। तो मैंने नसीर को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा भैया थैंक यू वेरी मच फॉर रिफ्यूजिंग द रोल। और दूसरा मैंने अभी हाल ही में बच्चन साहब के साथ देव की थी, तो देव के दौरान मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आपने मुझ पे कुछ 20-22 साल 25 साल पहले एक एहसान किया था, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने कौन सी फिल्म छोड़ी थी? तो वो मेरी तरफ ऐसे घूर के देखने लगे कि यार 25 साल पहले तो मैं तुमको जानता भी नहीं था। मैंने कहा जी आपने अरसत्य मना की थी। ओह हाँ, गोविंद निहलानी उनके पास पहुँचे थे अरसत्य लेकर, और तब वो बिल्कुल कमर्शियल सिनेमा में डूबे हुए थे और मसरूफ़ थे। और इस तरह की फिल्म करना रिस्की भी हो सकता है जिसमें नाच गाना नहीं है। बिल्कुल बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद उस फिल्म से बने जो शायद राजकुमार ने छोड़ी थी। और इसी प्रोग्राम में BBC एक मुलाकात में शत्रुघ्न सिन्हा ने मुझे एक बार इतनी लिस्ट गिनाई कि मुझे तो उनके लिए बुरा ही लगने लग गया। दीवार से लेके शोले तक सब उन्होंने छोड़ी हुई थी। जो रोल्स बाद में अमिताभ बच्चन ने किया। सो इट्स कोई ऐसा मलाल नहीं है। नसरुद्दीन शाह की बात करिए, हाउ डू यू थिंक, बिकॉज एक कॉमन परसेप्शन में और हम लोग आपस में बातचीत करके यू आर रेफर्ड टू इन द सेम काइंड ऑफ ब्रेथ, ओमपुरी नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह ओमपुरी। हाउ डू यू रेट हिम एज एन एक्टर? ही इज़ वंडरफुल, ही इज़ अ थिंकिंग एक्टर। इन फैक्ट आई वुड से कंपेयर टू मी ही इज़ अ इंटेलेक्चुअल एक्टर। उसने मुझसे ज़्यादा पढ़ा है। मतलब हम दोनों में अगर हम फ़र्क कहें तो शायद मैं थोड़ा ज़्यादा इंस्टिंक्टिव हूँ, वो ज़्यादा मेथड, इमोशनल हूँ, और वो थोड़ा क्राफ्ट से काम करते हैं, इंटेलेक्चुअली अप्रोच करते हैं रोल को, और मैं थोड़ा इमोशनली। सोच तो होती है कि आप कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, बार बार स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कहाँ से आया, किस तरह के हालात से गुजरा, क्या उसके तजुर्बे रहे ज़िंदगी में, तो ये सब तो आप सोचते हैं उसके बारे में। बट नसीर इज़ मच मोर वेल रेड कंपेयर टू मी। कोई प्रतिद्वंदता, कोई कॉम्पिटिटिवनेस? बिल्कुल नहीं। उनकी बीवी को भी ताज्जुब होता है कि भाई तुम लोग 70 से एक दूसरे को जानते हो और तुम लोग अभी भी इतनी मोहब्बत और प्यार से मिलते हो, सिनेमा में काम करते हो दोनों। ऐसा भी नहीं कि वो डॉक्टर है तुम एक्टर हो, तुम दोनों एक्टर हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ा ताज्जुब भी होता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी ये महसूस नहीं किया, और इसीलिए शायद इंडस्ट्री में भी कभी किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हुई हम दोनों के लिए। कोई ऐसा रोल जो कि करने में मुश्किल इसलिए आई हो क्योंकि अपने कैरेक्टर से मेल नहीं खा रहा था, या मुश्किल क्या मतलब जिस पे ज़्यादा वर्क करना पड़ा? नहीं, बहुत सारे। आर यू समथिंग लाइक अर्थ सत्य, आक्रोश एंड ऑल दैट, उस तरह के रोल्स ये आपकी शख्सियत के नज़दीक हैं कुछ? हाँ, उस वक़्त था, मुझ में बहुत गुस्सा था समाज को लेकर, समाज की त्रुटियों को लेकर, डिस्पैरिटी को लेकर, पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को लेकर, तो बहुत रोष था। अखबार पढ़ते थे तो बड़ी तकलीफ़ होती थी, आज भी होती है, लेकिन आज उसको थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं। उस वक़्त थोड़े यंग थे तो खून गर्म था। हाँ, खून गर्म था और जोश ज़्यादा आता था। अब थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस कि भैया शायद चीज़ें
इम्प्रूव कर रही हैं धीरे धीरे, कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है। इतनी दमदार आवाज़। जी। ये मैंने सवाल इसी प्रोग्राम में लता मंगेशकर से भी पूछा है, आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का भी तो मैंने इंटरव्यू किया नहीं है इस प्रोग्राम के लिए, उनसे भी पूछूंगा अगर करूँगा तो, कि इस आवाज़ को कैसे मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं? कुदरत ने अच्छी आवाज़ दी है, उसको संवारा एनएसडी ने। एनएसडी में हमारी म्यूज़िक की क्लास भी होती थी। एक सब्जेक्ट जो था वो म्यूज़िक भी था कि हम लोगों को गाना सिखाया जाता था। बल्कि हम लोग चिढ़ते थे, मैं और नसीरुद्दीन शाह, कि भाई गाना क्यों, हम तो सिंगर थोड़ी बनना चाहते हैं, हम तो एक्टर बनना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग अच्छे सिंगर थे नहीं, बेसुरे थे दोनों, तो चिढ़ आती थी। तो उनका देखो, हम लोग आपको सिंगर नहीं बनाना चाहते, ये वॉइस कल्चर के लिए, ताकि आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन आए और आपकी रेंज बढ़े, इसलिए आपको म्यूज़िक सिखाते हैं, सिंगर बनाने के लिए नहीं। थोड़ी पर्सनल एफर्ट भी रही कि एनएसडी में मैं हर रोज़ सुबह उठकर उनके ओपन एयर थिएटर में जाता था और रियाज़ करता था, बड़ी बड़ी स्पीचेस लेकर उनको ऊंचे से बोलता था और अपनी रेंज बढ़ाने की कोशिश करता था। ये आवाज़ वैसे ये सही बात है कि बहुत लोगों को भाती है। बल्कि एक इंसिडेंट है कि मैं ईस्ट इज़ ईस्ट के लिए आई वाज ट्रैवलिंग इन अमेरिका, मेरी पत्नी साथ में थी और हम लोग इस्माइल मर्चेंट के यहाँ ठहरे हुए थे, उनका जो फार्म हाउस था। तो मेरी पत्नी को इतना अच्छा लगा, उसने कहा हम कल की बजाय परसों जाएं वापस। तो मैंने कहा ठीक है, टिकट चेंज कर लेते हैं। तो हमने वहीं हडसन में थे हम लोग, तो मैंने न्यूयॉर्क फ़ोन किया एयरपोर्ट को कि भाई वी आर नॉट ट्रैवलिंग ऑन दिस डेट, आप प्लीज़ अगले दिन का रिजर्वेशन दे दीजिए। तो कोई विदेशी लड़की थी, तो उसने फ़ौरन कॉम्प्लीमेंट दिया कि ओमपुरी साहब, आपकी हमने सिटी ऑफ जॉय भी देखी थी और ईस्ट इज़ ईस्ट भी देखी है, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और मैं बिल्कुल फ़ौरन आपका टिकट जो है वो कर देती हूँ। सिर्फ उतना ही नहीं किया उसने, जब हम एयरपोर्ट पहुँचे हम बिज़नेस क्लास काउंटर पे गए, क्योंकि हमारा टिकट बिज़नेस क्लास का था। तो उन्होंने कहा कि आप उस काउंटर पे जाइए। वहाँ गए तो वो फर्स्ट क्लास का काउंटर था, तो शी हैड अपग्रेडेड अस। वाह। हाँ, वो खुद मौजूद नहीं थी उस दिन। फैन हो तो ऐसी। हाँ मतलब वेरी नाइस। आप बेसुरे हो नहीं सकते, ज़रूर गुनगुनाते तो होंगे। नहीं सर। ये मॉडेस्ट हो रहे हैं आप। नहीं सर, बिल्कुल मॉडेस्ट नहीं। मैं बताता हूँ आपको कि नसीरुद्दीन शाह और मैं, हमारे एग्ज़ाम होते थे म्यूज़िक में एनएसडी में, तो एग्ज़ामिनर्स ने 2 साल तो हमें झेला। तीसरे साल उन्होंने कहा कि देखिए आप दोनों मिलके एक ही गाना गाइए, क्योंकि हम 2 बार तुम लोगों को सह नहीं सकते। तो हम दोनों ने मिलके एक पंजाबी फोक सॉन्ग गाया और हमको 50 में से 17 नंबर मिले। उन्होंने आपको पास भी इसलिए कर दिया कि तो हाँ, आप बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत बाकी अच्छे होंगे, subjects में अच्छे नहीं हैं। तो और दूसरा ये कि उन्हें वापस सुनना पड़ता, नहीं तो आपको अगले साल फिर बिल्कुल। गाना। आई डोंट बिलीव इट। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान? अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान? अब डिप्लोमेटिकली कहें तो कहूँगा छोड़िए अब दोनों। क्या डिप्लोमेसी करेंगे, आप 37 शुरू साल तो तो हो करने गए दीजिए ना, आपको। डिप्लोमेसी से शुरू तो करने दीजिए। दोनों स्टार हैं, दोनों बहुत बढ़िया बड़े स्टार्स हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि अमिताभ बच्चन साहब इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। शाहरुख साहब जो हैं, ही इज़ अ स्टार, ही इज़ अ लिमिटेड एक्टर, ही इज़ अ एंटरटेनर, ही इज़ अ फैबुलस डांसर। बच्चन साहब उसके सामने डांस में कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन बच्चन साहब ने बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं और वो हमारी आर्ट फिल्में भी कर सकते हैं और कमर्शियल तो की ही हैं उन्होंने। अगर नसरुद्दीन शाह और अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब, जिनका आपने पहले नाम लिया, उनको अगर हम छोड़ें तो आपके फेवरेट हिंदी मूवीज़ के एक्टर और कौन है? इनको छोड़कर? क्योंकि इनकी बात हमने कर ली जी। कोई एक और जना जो बड़ा पसंद आता हो? मैं आमिर खान को बहुत सराहता हूँ। मतलब सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, एक्टिंग तो ठीक है, इज़ अ गुड एक्टर, एफिशिएंट एक्टर, लेकिन ही क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हिमसेल्फ। ये बहुत कम लोगों में है कि जो सिर्फ अपॉर्चुनिटी की इंतज़ार नहीं करते, बल्कि जाके अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, और उसके लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी पड़ती है और एक डिसिप्लिन रहा है उसमें। कुछ भी पैसे के लिए कुछ भी फिल्म नहीं की उन्होंने, बहुत चुनिंदा फिल्में की हैं, तो आई क्वाइट एडमायर हिम। तो इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस जिसके साथ आप रोमांटिक रोल करना चाहते हो और नहीं हुआ हो, बहुत होंगी, लेकिन 2-3 नाम बताइए।
अब मुझे तो अपनी उम्र की ढूंढनी पड़ेंगी। क्यों साहब, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अरे तो मतलब अब क्या मतलब, नहीं नहीं, डोंट फील एम्बैरेस्ड नाउ, आई कैन से दैट। 57। तो क्या हुआ सर? 57 साल में तो अब मैं रेखा जी के साथ डांस करना चाहूँगा और डिम्पल जी के साथ। हम उम्र, मतलब हम उम्र तो नहीं, मुझसे छोटी होंगी शायद, या छोटी कहना चाहती होंगी। लेकिन और अभी की एक्ट्रेसेस में से? अभी की एक्ट्रेसेस, आई यूज्ड टू, आई मीन आई बीन अ एडमायरर ऑफ माधुरी दीक्षित, आई एडमायर रानी मुखर्जी, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, एंड कोंकणा सेन इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। हमने शुरू में इस इंटरव्यू के आपकी शक्ल सूरत की बात करी जो थोड़ी नॉन कन्वेंशनल थी और है, और ट्रेडिशनल हीरोज बड़े। मुझे शुरू में एक साहिबा थी, मैं बस साहिबा की बात पूछना चाह रहा था एक्चुअली। पल पदमसी ने मुझे कहा था कि तुम चाहो तो हम प्लास्टिक सर्जरी, उस ज़माने में 78-79 में, कि हम, मैंने कहा प्लास्टिक सर्जरी मैं कहाँ से करूँ, और बोले नहीं वो हम लोग उसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि जो मुझे कुदरत ने चेहरा दिया है मैं उसे स्वीकारता हूँ, और मुझे बड़ा नाज है अपने मोटे नाक पे, और मेरे ये जो छेद हैं चेहरे पे उनसे। अपने महमूद साहब ने एक बार इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कही थी। तो इंटरव्यू में बात करते करते, इनफैक्ट मैं घर पे था, मैंने ऐसे ही देखा कि कौन है, मैं शक्ल पहचान नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल। महमूद साहब को उस शक्ल में मैंने कभी देखा नहीं था। तो थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो महमूद साहब, सुनने लगा। तो बातचीत में उन्होंने कहा यार एक वो एक्टर है, क्या नाम है उसका, अरे यार जिसके चेहरे पे इतने खड्डे हैं कि 1 किलो कीमा भी भरो तो भी वो जो है खड्डे नहीं भरे जाएंगे, लेकिन क्या एक्टर है, क्या एक्टर है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा था कि आपको इन रेट्रोस्पेक्ट धीरे धीरे ये भी अंदाजा लगने लगा होगा कि आपका जो ये चेहरा मोहरा है ये भी कितने लोगों को कितना अट्रैक्टिव लगने लगा और कितना अट्रैक्टिव लगता है। जी सो अब तो आप क्यों बदलेंगे? हाँ, सवाल ही नहीं। तो ये क्या सही लॉजिक है कि लोग फिर एक लेवल के बाद शायद उन्हें वही चेहरा ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है बनिस्बत ट्रेडिशनल कन्वेंशनल खूबसूरत चेहरों की, लड़कियों को? जी, इसमें तो जी से थोड़ा ज़्यादा बोलें सर। मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वॉज एक्सेप्टेड बाय women admire me. I had a number of girlfriends who were much prettier and very learned, intellectual. तो मुझे उनसे बहुत कॉन्फिडेंस मिला अपने बारे में और अपनी जो भी लिमिटेशन है उसके बारे में कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भी कुछ दम रखते हैं, हम क्या बात है, अट्रैक्टिव हैं। ओमपुरी साहब, आने वाले सालों में यू हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ रोल्स, क्या किस तरह के ओमपुरी का इंतजार रहे? क्या कुछ चीज़ें हैं जो ओमपुरी करना चाहेंगे? सर मैं अच्छे से अच्छे किरदार करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा गुजर रहा हूँ ऐसे फीलिंग से कि जो थोड़ी सी देयर इज़ अ स्लाइट डिससेटिस्फैक्शन कि मैं तमस, आक्रोश, अर्धसत्य, सुस्मन इस तरह की फिल्में नहीं कर पा रहा हूँ। आघात, द्रोहकाल जो गोविंद निहलानी ने बनाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या बात है ना, तो वैसी फिल्में नहीं कर पा रहा हूँ, उनका अभाव हो गया है। तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ देती है चीज़ कि होपफुली इंशाल्लाह के आने वाले सालों में इस तरह की फिल्में फिर बनने लगे और हमें वैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिले। ऐसा क्यों हुआ है वैसे, जब इतना सडनली इतने पैसे हैं, इतना एक वाइड कैनवास है, तो बिल्कुल लेट 1000 फ्लावर्स ब्लॉसम का ज़माना होना चाहिए। तो देखिए क्या है, मुझे लगता है कि क्योंकि फिल्में महंगी हो गई हैं और आज कोई भी छोटी से छोटी फिल्म बनाओगे तो भी 3-4 करोड़ चाहिए आपको। और वो फिल्में, मैं उन फिल्मों को ऐसे देखता हूँ जैसे अखबार का एडिटोरियल होता है। एडिटोरियल सब लोग नहीं पढ़ते, हेडलाइंस बहुत पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन एडिटोरियल बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कम लोग पढ़ते हैं तो इसलिए एडिटोरियल को छापना बंद कर दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग पढ़ते हैं। इसी तरह से जो रियलिस्टिक फिल्में हैं, जो समाज के बारे में बात करती हैं, हमारे ग्रोथ के बारे में बात करती हैं, तो वैसी फिल्में बनते रहना चाहिए
और अब उनके लिए जो लोग हैं, जो फिल्म में जो लोग हैं, वो इसे बिज़नेस ज़्यादा मानते हैं और आर्ट कम मानते हैं। तो बिज़नेस के नज़रिए से ज़्यादा देखते हैं कि भाई हम 5 रुपया लगाएं तो हमें 10 आना चाहिए। क्योंकि पुराने ज़माने में 50s और 60s में लोग जो फिल्मों में थे वो थिएटर से आए थे, लेखक थे, म्यूजिशियंस थे। जैसे ही जैसे ये सक्सेसफुल मीडियम बना, कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। बिजनेस मैन केम इनटू दिस एरिना। तो वो फिल्मों को बिजनेस के नज़रिए से देखने लगे कि भैया इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता। आप फैक्ट्री लगाओगे, आपने मेडिकल किया है तो आपने क्लिनिक खोला, तो उसको इस्टेब्लिश होने में 5-7 साल लगेंगे। ये 1 साल के अंदर अंदर आपको 100% मुनाफा, अगर फिल्म हिट हो गई तो इससे बढ़िया क्या प्रोफेशन हो सकता है। तो बिजनेस टुक ओवर, और बिजनेसमैन का नज़रिया ये है कि क्या डालें जिससे लोग ज़्यादा फिल्में देखें, एक से ज़्यादा बार देखें। ऐसा गाना डाल दो, ऐसा मुजरा डाल दो। ओमपुरी साहब, BBC एक मुलाकात में आपने हमें इतना समय दिया, लगातार आपकी इतनी शानदार आवाज़ इतने अच्छे जवाबों के साथ सुनने के लिए मिली। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, वी रियली अप्रिशिएट दैट। धन्यवाद।